नमस्ते, मैं विकास अपने चैनल फ्री क्लास गाज़ियाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डेफिनेशन की मीनिंग और डेफिनेशन का पढ़ा था, तो आज उसी के आगे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। डेफिनेशन की एक डेफिनेशन और देख लेते हैं कि जो डेफिनेशन सारी ही डेफिनेशन को मिला के बनाई गई है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय व्यतीत होने पर, स्थायी संपत्ति के मूल्य में समय व्यतीत होने पर, नए आविष्कार होने या संपत्ति के अप्रचलित होने, टूट फूट, दुर्घटनाग्रस्त होने होने, मूल पदार्थ की समाप्ति, निरंतर प्रयोग में आने अथवा अन्य कारण से स्नष्ट होने वाली कमी को ह्रास या क्षरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ, इन्होंने क्या करा इस परिभाषा के अंदर, सारे ही प्रकार के सभी प्रकार के इन्होंने हमें कारण दे दिए कि किस किस कारण हमारा डेप्रेशन होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर की। जैसे कि हम किसी संपत्ति को जब यूज़ करते हैं या यूज़ ना भी करते हो और वो उसके रखे के समय व्यतीत हो रहा है, ठीक है, या कोई नया आविष्कार आया और हमारी पुरानी जो संपत्ति है वो प्रचलन से बाहर हो गई, होता भी है। जैसे कि हमने कोई नया प्रिंटर खरीदा, कोई नई मशीन खरीदी और पुरानी मशीन जो है वो प्रचलन से बाहर हो गई है, वो तो पुरानी मशीन को आप क्या करोगे, उसे फेंक दोगे, मतलब साइड में रख दोगे। तो पुरानी मशीन फैशन से आउट हो गई, तो उस मशीन के भी रेट में कमी आ जाएगी। हम फ़ोन को ले सकते हैं, आज कोई फ़ोन अगर लॉन्च होता है तो वो 10,000 रुपये का मान लो, और है ही 2 महीने 3 महीने बाद उसका कोई दूसरा वर्जन या अपडेट वर्जन आता है, तो वही वर्जन उससे थोड़ा सा रेंज में आ जाएगा, तो पुराना जो आपका फ़ोन है उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आगे चलते हैं, टूट फूट या दुर्घटनाग्रस्त होने पर, जब आप किसी चीज़ को, संपत्ति को, स्थायी संपत्ति को यूज़ करते हो तो उसमें टूट फूट तो स्वाभाविक है, टूट फूट होना। या कोई दुर्घटना, दुर्घटना के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि दुर्घटना, मशीन यूज़ हो रही है, फर्नीचर यूज़ हो रहा है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, ये सब दुर्घटना के बारे में आता है। या मशीन में अचानक कोई ब्लास्ट हो गया, ये सब दुर्घटना के बारे में आता है। बात करते हैं मूल पदार्थ की समाप्ति होने पर। ये मूल पदार्थ की समाप्ति का मतलब क्या है? मूल मतलब कि बेस मटेरियल, बेस मटेरियल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हम कोई कोयले की खान या पेट्रोल के कुएं, इन सबको हम जब रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो उसका भी डेप्थ लगता है। जैसे से आप कोयले की खान से कोयला निकालोगे या पेट्रोल के कुएं से पेट्रोलियम पदार्थ निकालोगे, तो उसके जो मूल पदार्थ है उसमें कमी आती रहेगी, तो उसको भी हम डेप्रेशन बोलेंगे, उसके भी उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। किसी चीज़ को लगातार यूज़ करोगे, निरंतर प्रयोग करोगे, तो उसमें भी कमी आती है। तो इसी कारणों से जब स्नैश में कमी होती है, लगातार कमी होती है, आराम से कमी होती है, उसी को हम ह्रास कहते हैं। ये जो परिभाषा थी ये उपयुक्त परिभाषा है, सारी परिभाषा को मिक्स करके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो हमने पहले बताया था कि लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण का मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। देखते हैं, हमारी जो संपत्ति होती है दो तरह की होती है, एक स्थायी, एक चालू संपत्ति है। स्थायी को हम फिक्स बोलते हैं, चालू को हम चल संपत्ति या करंट असेट्स भी बोलते हैं। अब स्थायी संपत्ति में भी दो संपत्तियां आती हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त संपत्ति वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स। ठीक है, अमूर्त संपत्ति होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बात करते हैं इंटेंजिबल असेट्स की, गुडविल वगैरह, हमारा पेटेंट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह हमारा इंटेंजिबल असेट्स में आ जाता है। और टेंजिबल असेट्स में हमारी वो सारी संपत्तियाँ आती हैं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, आप नया ला सकते हो, जैसे मशीनरी हुई, फर्नीचर हुआ, मोटर कार, बिल्डिंग, लैंड, आपके ऑफिस में रखा कंप्यूटर भी आपका टेंजिबल असेट्स में ही आता है। तो जो भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मूल्यह्रास लगाते हैं, वो हमेशा टेंजिबल असेट्स में ही लगता है, इंटेंजिबल असेट्स में नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 में वही पॉइंट आता है आपका कि स्थायी संपत्ति की मूल्य में कमी होता है, चल संपत्ति पर नहीं। हमने पहले ही बताया था कि सिर्फ स्थायी संपत्ति पर ही लगेगा डेप्रिसिएशन, और स्थायी में ही सिर्फ टेंजिबल असेट्स में लगेगा। मूल्य से आज से है तीसरा पॉइंट, मूल्य से आज से है, जो हम रेट लेते हैं, जो रेट लेते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं, वो लेते हैं हम हमेशा बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि मार्केट वैल्यू का हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमने आज कोई बाइक खरीदी है और उस बाइक का अगर आज रेट है, हमने 50,000 में बाइक खरीदी है और हमने अपने खातों में उसकी वैल्यू 50,000 लिख चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, तो आप सोचो कि उस वैल्यू पर हम अकाउंटिंग करें। अब ऐसा कभी नहीं होता, अकाउंटिंग में हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, वैल्यूएशन जो भी होती है, वो हमेशा बुक वैल्यू पे होती है, जिस 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 रेट में हमने उसको परचेज किया है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, मूल्य में यह निरंतर कमी निरंतर और स्थायी रूप से संपत्ति के प्रयोग के कारण। यहाँ भी कारण की बात हो रही है, देखो, स्थायी संपत्ति
स्थायी रूप से या लगातार यूज से उसकी संपत्ति कारण समय बीतने या किसी कारण से होती है। 5वां पॉइंट, यह कमी गुणात्मक और मात्रात्मक हो सकती है। गुणात्मक और मात्रात्मक मतलब कि या तो कई कई गुना हर साल को कई गुना कमी होती है, या मात्रा में कमी होती है। बाकी आप देख सकते हो कि हर साल कुछ कुछ पॉइंट या कुछ कुछ लेवल पर उसकी कमी होती रहती है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। ह्रास के कारण संपत्ति एक निश्चित समय के बाद अनुपयोगी हो जाती है। जब हम चीज़ पर डेप्रेशन लगाते हैं तो डेप्रेशन लगाने के साथ साथ उसकी जो जीवन काल होता है, और जीवन काल के एक निश्चित समय के बाद वो वैल्यू, वो जो मशीन होती है, जो संपत्ति होती है वो हमारी, वो बिना यूज़ के आती है, उपयोग होती है, कबाड़ हो जाती है, और उस समय पर क्या पता उसका मूल्य शून्य तक हो जाए। यह जो क्रिया होती है मूल्य ह्रास की, डेप्रिसिएशन की, ये लगातार चलती रहती है, भले ही संपत्ति का प्रयोग करो या ना करो। अगर आपने कोई फर्नीचर, कोई संपत्ति, कोई बाइक अपने घर में खड़ी भी कर रखी है, या मशीनरी अपने फैक्ट्री में डाल रखी है, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यूज़ करो या मत करो, तभी भी उस पर डेप्थ लगता रहेगा, उसकी वैल्यू में लगातार कमी होती रहेगी। पता बढ़ रहा है, अगर आपने 50,000 की कोई वैल्यू खरीदी है, कोई मशीन खरीदी है, 50,000 वैल्यू कोई मशीन खरीदी है, और आज आपने खरीदी, आप 3 साल बाद उसे यूज़ कर रहे हो या बेच रहे हो, तो आप सोचो कि भाई मैंने 50,000 खरीदी, 50,000 में बेचूंगा। ऐसा नहीं है। आपने उसको अगर बिना यूज़ के भी अपने पास रखा है, तभी भी उसमें डेप्रिसिएशन में वैल्यू लगेगी, वैल्यू कमी आएगी। और डेप्रिसिएशन जो होता है गैर नगद संचालन में होता है, मतलब नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। इसमें हम कोई भी एक्सपेंस निकालते नहीं हैं, सिर्फ उस एक्सपेंस के बारे में अपने अकाउंट्स में दिखा देते हैं, ताकि उसमें कोई, हम आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ने पर उस व्यय को हम निकाल सकें। तो यहाँ पर हमारे इसके लक्षण समाप्त होते हैं। लक्षण से आगे हम लक्षण खत्म होते हैं, और लक्षण के आगे हम देखते हैं कारण। कारण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है ये फ्री क्लासेस के नाम से है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज के वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अब हम कारण के बारे में आते हैं, किस किस कारण से हमारे यहाँ पर हमारी वैल्यूज़, जो संपत्ति की वैल्यूज़ में कमी आती है, क्यों क्यों आती है। तो पहला हमारा कारण है निरंतर प्रयोग, लगातार प्रयोग। किसी संपत्ति के निरंतर प्रयोग में आते रहने से उसमें घिसावट होती है। जब आप किसी भी चीज़, किसी भी फर्नीचर या मशीन, प्लांट, जो भी इसमें देखे हैं, मोटर कार, भवन, उसको लगातार यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी आएगी। क्यों आएगी कमी? अब मोटर कार को लगातार चलाओ तो घिसावट आएगी, टायर घिसेंगे, इंजन घिसेगा। फर्नीचर को यूज़ करोगे तो फर्नीचर घिसेगा, मशीन को यूज़ करोगे मशीन घिसेगी, तो उसमें लगातार उसमें घिसावट आनी ही आनी है, और घिसावट के आते फलस्वरूप उसमें क्या होगा, उसके मूल्य में उसमें कमी आएगी। दूसरा पॉइंट है अप्रचलन। अप्रचलन को बोलते हैं हम कि जो चीज़ कोई फैशन से आउट आना है, उसके बदले नए आविष्कार आना। आज के समय में नवीनतम आविष्कार होते रहते हैं, नई नई मशीनरी या नए नए प्लांट, नई नई चीज़ें यूज़ बनती रहती हैं नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और जो चीज़ें बनती हैं वो पहले वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सस्ती और अच्छी बनने लगी हैं। उसके हिसाब से क्या होता है कि पुराने संयंत्रों, पुरानी मशीनों, पुराने प्लांट्स, इन सब में उपयोगिता में कमी आती है और वे बेकार से जाते हैं। प्रिंटर की बात करते हैं या किसी मशीनरी की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं। अगर आप पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे पहले, और आज ये नया लेटेस्ट कंप्यूटर उसमें आ गया, और आपको लगेगा यार लेटेस्ट के यूज़ ज़्यादा है, उसमें नए नए ऑप्शन हैं, मेरे लिए नए नए फीचर्स हैं, तो आप सोचेंगे पुराने वाले को कम यूज़ करेंगे, नए वाले को ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो पुराने वाले की जो वैल्यू है आपके साथ कम हो जाएगी। और मार्केट में भी नए वाले थोड़ा अच्छा पहले वाले रेट में मिलेगा, जो पुराना वाला होगा उसकी वैल्यू भी उसमें वहाँ मार्केट में रेट कम हो जाएंगे। इस दशा में पुरानी जो मशीनें हैं, पुरानी जो संपत्तियाँ हैं, उनके स्थान पर नई मशीनें, नई संपत्तियों को प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है। पुराने संयंत्रों का बाजार मूल्य कम हो जाता है, पुरानी मशीनों का, पुराने असेट्स का बाजार मूल्य कम आता है, और जब बेचने की बात आती है तो उनके पुस्तक मूल्य से भी कम मूल्य प्राप्त हो पाता है। अगर बेचोगे तो उसके पुस्तक मूल्य में भी कम रेट मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 के बाद हम आते हैं मूल्य पदार्थ में कमी। मूल पदार्थ में कमी। मूल पदार्थ हमने बताया था बेस मटेरियल। कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका मूल्य उनसे निकाले हुए पदार्थों के साथ साथ कम होता रहता है। मैंने बताया था खान, कुएं, तेल के कुएं, इन सभी में जैसे जैसे उसमें से पदार्थ निकलता रहेगा, वैसे वैसे उसमें से साथ वैल्यू में कमी आती रहेगी। खानों में खनिज पदार्थ में कोयला आता है, वो बाहर की लोह पदार्थ बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मेटल आते हैं। जैसे कि खनिज पदार्थों खानों से बाहर निकालते रहते हैं, खानों के मूल्य में वैसे वैसे कमी चलती जाती है। अधिक गहराई में आना पड़ता है,
कुएं में भी और खान में भी, जो जितना गहराई में आप जाओगे उसमें उसकी लागत जो होगी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, उतनी ही उसमें आपको पटरियाँ बिछानी पड़ेगी, अंदर लाइट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, मजदूर उतना अंदर तक जाएगा खुदान करने। अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब खनिज पदार्थ खत्म हो जाता है, उस खान में खनिज निकलना बंद हो जाता है, और उसको निकालने में इतना अधिक व्यय हो जाता है कि उसको छोड़ना ही सही समझा जाता है। तो ये हमारा मूल पदार्थ में कमी आती है। आता है अगलापन, दुर्घटना। हम यह भी एक कारण मानता दुर्घटना है ना, दुर्घटना का मैं आपको पहले बताया था। कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण संपत्ति के मूल्य में टूट फूट हो जाती है, यह पूर्णतः नष्ट हो जाती है। जब कोई दुर्घटना होती है तो टूट फूट तो होनी निश्चित है, टूट फूट तो होनी होनी है। और टूट फूट के साथ साथ कभी कभी ये होता है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, उसके मूल्य में उसका पूरा ही मूल्य कम हो जाता है। अब ये दुर्घटना क्या क्या होती हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ का आ जाना, बिजली का गिर जाना, ज़्यादातर घनघोर वर्षा हो गई, बहुत तेज़ी से आग लग गई, इन सब के कारण ये सारी दुर्घटना होती हैं। दुर्घटना अभी ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया, वैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट का मतलब हो गया कोई भी दुर्घटना, कोई भी गलत हमारे साथ एक्टिविटी हो गई जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके कारण से जो उसके मूल्य में कमी होती है उसको भी हम दुर्घटना में अटैच करते हैं। अवधि की समाप्ति, तो संपत्ति ऐसी होती हैं जिनके मूल्य की गति के साथ साथ कम होता जाता है, जैसे कि पट्टे पर लिखी संपत्ति, पेटेंट। वो संपत्ति ऐसे कि हम उसको वैल्यू में लगातार यूज़ करने में या उसकी समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि होता क्या है कि पहले ज़माने में भी वक्त भी होता था कि 100 100 साल के लिए, 50 साल के लिए लोग अपनी ज़मीन किराए पर देते थे। तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, साल कम होते चले जाएंगे, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, उन संपत्ति की वैल्यू कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है बाजार के मूल्य में सही गिरावट होना। संपत्ति के बाजार मूल्य में सभी प्राय उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आते हैं। संपत्ति के मूल्य में इस प्रकार की स्थायी कमी को ह्रास माना जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो बाजार मूल्य है वो चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। जब बाजार मूल्य कम ज़्यादा होगा तो आपके जो संपत्ति है इसकी में भी लगातार कोई ना कोई कमी आनी आनी है, और उस कमी को भी हम ह्रास मानेंगे। तो यही कारण है, हम जो ह्रास लगता है यही ह्रास के कारण माने जाते हैं। आगे हमारे आते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैं, लेकिन हम इन मेथड्स को बाद में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें।